चलिए विस्तार से खबरों की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रवाना होंगे। बताते चले कि राष्ट्रपति 28 अक्टूबर को गुजरात का दौरा करेंगे और 30 अक्टूबर तक वहां रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के साथ शाम को हाई टी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति कोविंद 29 अक्टूबर को भावनगर जिले में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक आवास योजना परियोजना का उद्घाटन करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति इसके बाद एक निजी हेलीकॉप्टर के जरिए महुआ के लिए अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरेंगे। इस दौरान करीब 11:45 पर हेलीपैड पर राष्ट्रपति की अगवानी के लिए आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के मुताबिक राष्ट्रपति कोविंद इसके बाद भावनगर जिले के तलगज रदा में मुरारी बापू के आश्रम चित्रकूट धाम जाएंगे। राष्ट्रपति कोविंद के गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की इस उपस्थिति में आपको बताते चले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 1000 से ज्यादा किफायती आवास का उद्घाटन करने की उम्मीद है। साथ ही 5 परिवारों को अपने किफायती आवासों की चाबियां राष्ट्रपति खुद देंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रपति कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में 4 देशों के नवनियुक्त राजदूतों को बधाई भी दी थी। तो प्रधानमंत्री मोदी आज 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन इंडो पैसिफिक में प्रमुख नेताओं के नेतृत्व वाला ये मंच है। 2005 में अपनी स्थापना के बाद से मंच ने पूर्व एशिया के रणनीतिक और भू राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 10 आसियान सदस्य देशों के अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, कोरिया, गणराज्य ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस शामिल हैं। भारत आपको बताते चले पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य होने के नाते पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को मजबूत करने और समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। पीएम मोदी 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में आसियान और भारत की रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा करेंगे। वह ब्रुनेई के सुल्तान के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो गोवा में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासी सरगर्मियों का दौर बढ़ चुका है। इसी कड़ी में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी गुरुवार से 5 दिवसीय गोवा दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे से पहले गोवा में कई जगहों पर ममता बनर्जी के बैनर और पोस्टर फाड़े जाने तथा होर्डिंग्स पर कालिख पोते जाने का मामला सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। टीएमसी की तरफ से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए दखल की मांग की गई और सरकार बर्खास्त करने की अपील की गई। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने दावा किया था कि तृणमूल कांग्रेस की गोवा इकाई ने सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्ट किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को ममता बनर्जी अपने पैरों तले कुचलने का प्रयास करते दिख रही हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के कार्यालय ने बयान में दावा किया है कि बनर्जी की पार्टी द्वारा किए गए ट्वीट को तुरंत हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने हालांकि तृणमूल कांग्रेस के कथित ट्वीट के स्क्रीनशॉट्स को साझा किया। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा स्थानीय कारोबार को नुकसान पहुंचा रही, क्योंकि ठेकेदारों को इन तोड़फोड़ वाले पोस्टर्स के लिए अपनी जेब से भुगतान करना पड़ेगा। ब्रायन ने कहा है कि अगर भाजपा उनकी पार्टी के साथ लड़ना चाहती है तो उसे यह राजनीतिक रूप से करना चाहिए। तो गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी जंग दिनों दिन तेज होती जा रही है। टीएमसी और आप के एक्टिव होते ही कांग्रेस भी मजबूत रूप के साथ प्लानिंग कर चुकी है। आपको बताते चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी 30 अक्टूबर को राज्य का दौरा करेंगे। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोडनकर के बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी के दौरे की जानकारी दी गई थी। इसी के साथ साथ गोवा में विधानसभा में 40 सदस्यों की ताकत है, जिसमें से बीजेपी के पास इस वक्त 17 विधायक हैं और इसे महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी प्राप्त है। डीएफपी और एमजीपी के 3-3 विधायक हैं और कांग्रेस के पास सदन में 15 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस ने गोवा में खुद को एक राजनीतिक ताकत के तौर पर पेश कर टीएमसी की चुनौती को तवज्जो नहीं देने की कोशिश करते हुए मंगलवार को उस पर कटाक्ष किया। कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव कोई पर्यटन नहीं है कि साल में 1 महीने के लिए पहुंचे और फिर वापस चले गए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि गोवा में कांग्रेस ईमानदार, पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन देने के लिए लड़ती रहेगी। बाकी राजनीतिक दलों को अपने विवेक से निर्णय लेना होगा।
तो पंजाब में राजनीतिक घमासान के चलते माहौल गर्म हो चुका है। हाल ही में आपको बता चले कांग्रेस छोड़ चुके पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार को अपने अगले कदम का खुलासा करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस भी डैमेज कंट्रोल में जुड़ चुकी है। अमरिंदर सिंह की बड़ी घोषणा से पहले कांग्रेस ने पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा को तलब किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रंधावा पहले ही पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे, जिसमें कांग्रेस नेताओं द्वारा पंजाब के पूर्व सीएम के प्रति निष्ठा बदलने की संभावना पर चर्चा हो सकती थी। तो वहीं इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 4 मंत्रियों से मुलाकात की, जिन्हें चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। इनमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, पूर्व उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा, पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और पूर्व खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी शामिल हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमरिंदर सिंह से हाथ मिलाने से रोकने के लिए यह डैमेज कंट्रोल की कवायद है। तो वहीं सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अमरिंदर सिंह ने 29 सितंबर को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके बीजेपी में जाने की अटकलों को हवा दी थी। हालांकि बैठक पर आधिकारिक रूप से टिप्पणी करते हुए कैप्टन ने सभी अटकलों को खारिज कर दिया। बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। बजाज एजेंसी के शोरूम में चोरों ने धावा बोला है। आपको बताते चले मथुरा से सख्त की बड़ी खबर है। चोरों ने 7 लाख रुपए और एक डीवीआर लैपटॉप चोरी कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर मौजूद है, जांच कर रही है। शोरूम का शटर काटकर जानकारी के अनुसार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, चोरी की घटना को अंजाम दिया। राया थाना क्षेत्र के मल्हेगांव के पास की यह घटना है, जहां पर शातिर चोरों ने शटर काटकर आपको बताते चले लाखों का सामान लूट लिया और इसके साथ साथ जानकारी के अनुसार 7 लाख नकदी भी वो चुरा कर लेके चले गए हैं। तो मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो जम्मू कश्मीर में बारामूला के चेरदारी में सेना और पुलिस के एडीपी पर आतंकियों ने फायरिंग की। अलर्ट दोनों ने जवाबी कार्रवाई की और एक आतंकवादी मारा गया है। आपको बता चले मामले की जांच की जा रही है। आतंकवादियों के पास से एक पिस्टल, एक लोडेड मैगजीन और एक पाक ग्रेनेड बरामद किया गया। कश्मीर जोन पुलिस ने इसकी जानकारी दी। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया है कि मारा गया आतंकवादी हाइब्रिड टाइप का है, जिसकी पहचान कुलगाम जिले के जावेद आहवानी के रूप में हुई है और उसने वानपोह में बिहार के 2 मजदूरों की हत्या में आतंकवादी गुलजार की मदद की थी। अक्टूबर में वह बारामूला में एक दुकानदार को निशाना बनाने के मिशन पर था। तो नागर विमानन मंत्रालय ने बुधवार को कृषि उड़ान 2 योजना शुरू कर दी है। इसके तहत किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन में मदद के लिए पूर्वोत्तर पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हवाई अड्डों पर कार्गो से जुड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। केंद्र ने सितंबर 2020 में कृषि उड़ान योजना शुरू की थी। इसके तहत यदि शुल्क वाले कुल भार में कृषि सामान का हिस्सा 50% से अधिक है तो हवाई कार्गो परिचालकों के लिए चुनिंदा भारतीय हवाई अड्डों पर पार्किंग शुल्क और टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क आदि से छूट दी जाती है। केंद्र ने अब कृषि उड़ान 2 के तहत कृषि सामान का हिस्सा कुल भार में 50% कम करने पर चुनिंदा हवाई अड्डों पर हवाई अड्डा शुल्कों में पूर्ण रूप से छूट देने की बात कही। केंद्र ने कहा है कि इस योजना के तहत हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। उदाहरण के लिए आपको बताते चले 2021 और 2022 में अगरतला, श्रीनगर, डिब्रूगढ़, दीमापुर, हुबली, इम्फाल, जोरहाट, लीलाबारी, लखनऊ, सिलचर, तेजपुर, तिरुपति और तूतीकोरिन में हवाई अड्डों पर कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। वहीं 2022 और 2023 में अहमदाबाद, भावनगर, झारसुगुडा, कोझिकोड, मैसूर, पुडुचेरी, राजकोट और विजयवाड़ा में हवाई अड्डों पर कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा कृषि उड़ान 2 के तहत सरकार राज्यों को विमान ईंधन पर बिक्री कर कम कर 1% करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत करते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य एयरलाइन की लॉजिस्टिक मदद से भारतीय कृषि की विशाल क्षमता पर उपयोग कर किसानों की आय को दोगुना करना होगा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य की ओर ले जाना होगा।
तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन में खराब प्रदर्शन वाले जिलों में घर घर जाकर कोविड-19 टीकाकरण के लिए अगले महीने के दौरान हर घर दस्तक अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इसका उद्देश्य लोगों को घातक वायरस से बचाने के लिए पूर्व टीकाकरण के लिए प्रेरित करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान के अनुसार विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान मांडविया ने कहा है कि कोई भी जिला ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां पूर्ण टीकाकरण न हो। उन्होंने कहा है कि हर घर दस्तक अभियान जल्द ही खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में लोगों को पूर्ण टीकाकरण के लिए प्रेरित करेगा। और इसके साथ साथ मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को धन्वंतरी जयंती के अवसर पर 2 नवंबर को आपको बताते चले अभियान शुरू करने का सुझाव भी दिया है। और इसके साथ साथ 48 जिलों की पहचान की गई है जहां पात्र लाभार्थियों में से 50% से भी कम लोगों में आपको बताते चले पहली खुराक होगी। सरकार का लक्ष्य है कि नवंबर 2021 तक सभी लोगों को कोरोना की खुराक मिल जानी चाहिए। तो पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस और बीजेपी में घमासान छिड़ चुका है। पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर सरकार और बीजेपी को घेर लिया था और इसके बाद संबित पात्रा ने इस पूरे मामले पर पलटवार किया। आपको बताते चले उन्होंने राहुल को निशाने पर लेते हुए कहा है कि वह बार बार झूठ बोलते हैं। भ्रम और राहुल गांधी का गहरा रिश्ता है। संबित पात्रा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि बीजेपी झूठ बोलती, माफ करिएगा, कांग्रेस झूठ बोलती है और उनकी आदत में कांग्रेस की झूठ बोलना है। उनके पास कुछ नया नहीं है। लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। लोकतंत्र को बचाना है। बार बार यही बात करते हैं। हर बार उनके एक तरफ के बयान होते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने आज कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर राहुल जी ने वही बयान दिए जो बार बार वो कहते आ रहे थे। और इसके बाद कोर्ट में चर्चा के बाद कोर्ट ने फैसला दिया था। आपको बताते चलो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि एक्सपर्ट कमेटी इसकी जांच करे और कोर्ट में आज वही हुआ। संबित पात्रा ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी लोकतंत्र का पालन करती है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस का किस तरह का बर्ताव रहा है ये तो सभी जानते हैं। चलिए इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आर्य न्यूज।